हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ग्रोन पीसीएस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी की पहली चैप्टर द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम के बचे हुए पोर्शन। इससे पहले मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड दो और वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टेरॉयड के बारे में, मीटियोरॉयड के बारे में, कॉमेट के बारे में और इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो है अपने सोलर सिस्टम का और अपने इस सोलर सिस्टम के अंदर मार्स और जुपिटर जो प्लेनेट है उसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किस दो प्लेनेट के बीच में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्टेरॉयड बेल्ट में जितने भी एस्टेरॉयड है ये सभी रॉक और मिनरल से ये बने होते हैं, जिस तरीके से हमारा इनर प्लेनेट बना होता है। हमारा इनर प्लेनेट कौन कौन सा है? तो इनर प्लेनेट की कैटेगरी में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चार जो प्लेनेट है ये चारों इनर प्लेनेट है और हमारे सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में ये पाया जाता है, सूरज के काफ़ी ये करीब है ये। और जिस तरीके से ये चारों प्लेनेट मिनरल और रॉक से बना हुआ है, उसी तरीके से एस्टेरॉयड भी मिनरल और रॉक से बना हुआ है, लेकिन इसका साइज जो है प्लेनेट की साइज से छोटी होती है, इसीलिए इसको माइनर प्लेनेट भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कहाँ पे है। तो हमारे इनर सोलर सिस्टम का ये पार्ट है और ये मिनरल और रॉक से बना हुआ है और मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है किस दो प्लेनेट के बीच में है। तो सही उत्तर होगा मार्स और जुपिटर। एस्टेरॉयड को माइनर प्लेनेट भी हम लोग कहते हैं क्योंकि ये प्लेनेट की जो साइज होती है उसके साइज के कंपेयर में काफ़ी छोटा होता है। और जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ जो प्लेनेट है परिक्रमा करती है, उसकी चक्कर लगाती है, उसी तरीके से एस्टेरॉयड भी माइनर प्लेनेट के रूप में सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है। जो मेन कंपोजिशन है एस्टेरॉयड का, जिस चीज़ से वो बना होता है, उसके आधार पे एस्टेरॉयड को तीन कैटेगरी में, तीन ग्रुप में इसको बांटा गया है। पहला ग्रुप है यहाँ पे सी टाइप, जो कार्बन से या कार्बन कंपाउंड से बना होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया सी टाइप। दूसरा जो टाइप है मेटल से बना होता है, जिसको हम लोग एम टाइप बोलते हैं, मेटेलिक होती है ये। तीसरा टाइप है आपका एस टाइप, जिसे हम लोग सिलिकेट या रॉक से बना होता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी अभी तक एस्टेरॉयड की खोज हुई है उसमें सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड है उसका नाम है सेरस। आप याद रखिएगा, सेरस सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर विस्टा नाम की एक एस्टेरॉयड है जिसका सरफेस जो है रिफ्लेक्टिव है, मतलब इसके ऊपर यदि कोई लाइट आती है तो उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर विस्टा के बारे में आप याद रखिएगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ फोर विस्टा ही ऐसा एक एस्टेरॉयड है जिसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। एस्टेरॉयड कभी कभी धरती के वातावरण में भी चली जाती है और कभी कभी धरती के सतह के ऊपर भी गिरती है। इसका एक उदाहरण है, जो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, वो पृथ्वी के ऊपर एस्टेरॉयड गिरने से ही उस लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जा चुका है कि एस्टेरॉयड झील का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो आप याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह या फिर जो एस्टेरॉयड है उसका धरती से टकराने के कारण पृथ्वी के ऊपर एक विशाल गर्त या खड्डा बन गया था और वही आज ग्रेट में लोनार झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे
कुछ इम्पोर्टेंट एस्टेरॉयड के नाम है और जिस क्रम में इसकी खोज हुई है उसी क्रम में इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहले पोजीशन पे आता है सेरस, 1 सेरस, 2 प्लास, 3 जोनो, 4 विस्टा, 5 है एस्ट्रिया, 6 है हेबे, 7 है इरिस, 8 है फ्लोरा, 9 है मेटिस और 10th नंबर पे है हाइजिया। और भी बहुत सारे प्लेनेट ये इस तरीके के एस्टेरॉयड मिलते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्टेरॉयड है जिसका नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टेरॉयड के बारे में कि यूनाइटेड नेशन ने 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाने का फैसला किया है और ये 30 जून की जो दिन चुना गया इसके पीछे एक कारण है और वो कारण कुछ इस प्रकार है कि आप यहाँ पे ये जो तस्वीर है, मैप है सॉरी, ये है आपका रसिया का और इसमें साइबेरिया का ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। इसी एरिया में आपको एक जगह है उसका नाम है तुंगुस्का और तुंगुस्का इवेंट मतलब इस जगह के ऊपर ही हुआ था, इसलिए इस घटना का नाम तुंगुस्का इवेंट रख दिया गया। ये घटना हुआ था 30 जून 1908 को। आकाश से कॉमेट या जो मीटियोरॉयड है वो धरती की तरफ इस जगह पे आके टकराने से पहले ही 7-8 किलोमीटर की दूरी पे धरती की सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसके अंदर एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण करीब करीब 80 मिलियन पेड़ पौधे जो है बिल्कुल खत्म हो गए और वहाँ की जो जनजातीय वहाँ पे पॉपुलेशन थी, काफ़ी कम लोग वहाँ पे रहते थे, इसलिए 3-4 आदमी की ही वहाँ पे डेथ हुई थी। ये जो वहाँ पे लोग देखने वाले थे उन्होंने ये कंफर्म किया है, लेकिन ये घटना कॉमेट के कारण हुई या मीटेरॉयड के कारण हुई ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी घटना को कमेमोरेट करने के लिए यूएन ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड डे मनाने का फैसला लिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये मीटेरॉयड के बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा। मीटेरॉयड एस्टेरॉयड का ही छोटा छोटा रूप है, बहुत छोटा होता है ये। एस्टेरॉयड के साइज के कंपेयर में देखा जाए तो मीटेरॉयड की जो साइज होती है 1 मीटर या 1 मीटर के कम डायमीटर वाली होती है। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जो डिफरेंस है कि एस्टेरॉयड क्या है या मीटेरॉयड क्या है, तो ये डिफरेंस क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉयड इज मेनली वन ऑफ साइज, मतलब साइज के बेस पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। मीटेरॉयड की जो साइज है उसकी जो डायमीटर होती है 1 मीटर या उससे छोटा होता है, जबकि एस्टेरॉयड जो होता है इससे काफ़ी बड़ा होता है। ये है क्या एक्चुअल में? स्मॉल रॉक, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉयड। और जब ये पृथ्वी के वातावरण में जब ये घुसता है, जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो एयर के साथ फ्रिक्शन करने के कारण ये गर्म हो जाती है और जलने लगती है और इसके बर्निंग से एक फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे। इस पोर्शन में आपको एक फ्लैश लाइट दिखता होगा और कभी कभी ये धरती से आके टकरा भी जाती है। यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कॉमेट के बारे में। कॉमेट क्या है? कॉमेट एक्चुअल में एक कॉस्मिक स्नोबॉल है, एक बर्फ का एक गोला है जो फ्रोजन जमा हुआ गैस और डस्ट से ये बना हुआ है और सूरज के चारों तरफ ये भी परिक्रमा कर रही है। ये भी सूरज के चारों तरफ ये घूमता है। ये एक्चुअल में इसको हिंदी में धूमकेतु या पुच्छल तारा भी इसको कहा जाता है। धूमकेतु अक्सर दिखाई तो देते नहीं, ये करीब करीब एक ऐसी धूमकेतु है जैसे हेली धूमकेतु जो हर 76 ईयर के बाद ये आपको दिखाई देती है और आखिरी बार ये 1986 में दिखी थी और नेक्स्ट जो इसका दिखने का टाइम है ये 1961-1962 के आसपास में ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कॉमेट क्या है। कॉमेट एक कॉस्मिक स्नोबॉल है जो फ्रोजन गैस और डस्ट से बना हुआ है। सूरज के चारों तरफ ये
परिक्रमा करती है। हर 76 साल के बाद ये दिखाई देता है। और एक हैली नाम की जो आपको कॉमेट है वही आपको 76 साल के बाद वो रिपीट होता है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। ये अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको अब देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड। ये डिफरेंस क्या है? एस्ट्रॉयड जो है मेनली कंपोज होता है मिनरल से और रॉक से, जबकि जो कॉमेट है वो डस्ट और आइस से ये बना होता है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि जब ये सूरज के पास से जब ये गुजरता है तो सूरज की जो गर्मी है उससे ये गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद इससे गैस रिलीज होने लगता है, गैस इससे निकलने लगती है। और जो गैस निकलने का जो प्रोसेस है किसी फ्रोजन ऑब्जेक्ट से उसको गर्म होने के कारण से उसको हम लोग बोलते हैं आउट गैसिंग। और इस घटना में आपको उसमें टेल नजर आता है, उसको पुछ बोलते हैं उसको, या फिर कोमा बोलते हैं। मतलब जब वो जलना स्टार्ट होता है तो आपको एक लंबी टेल आपको नजर आएगी जिसे टेल या कोमा भी बोलते हैं। कोमा की जो साइज होती है कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि जो पृथ्वी की डायमीटर है उससे 15 गुना ज़्यादा इसकी डायमीटर होती है। और ये करीब करीब आपको 150 मिलियन किलोमीटर या 8 लाइट मिनट की इसकी टेल की लंबाई होती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये जो घटना होती है, जो उसमें बर्निंग होती है या फिर जो उसका पुछ दिखाई देता है, उसके पीछे एक रीजन और भी है और वो रीजन है सोलर रेडिएशन और सोलर विंड। जब उसके न्यूक्लियस के ऊपर काम करता है तब उसके अंदर ये बर्निंग आपको दिखाई देगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कॉमेट का और एस्ट्रॉयड का क्या डिफरेंसेस है, वो मीटियोराइड से किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग चलते हैं और देखते ये है कि ये कॉमेट जो है एक्चुअल में बनता कहाँ पे है और कहाँ से ये हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर ये आता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि कॉमेट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है आपका शॉर्ट पीरियड कॉमेट जिसकी ओरिजिन होती है क्यूपर बेल्ट के अंदर, और दूसरा जो कॉमेट है उसकी ओरिजिन होती है ऑर्ट बेल्ट के अंदर या ऑर्ट क्लाउड के अंदर। आप यहाँ दोनों फोटो को आप कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है और ऑर्ट बेल्ट या ऑर्ट क्लाउड किस जगह पे है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आपको क्रम से मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये चारों ये इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं। इसके बाद मार्स के बाद ये जो येलो शेड में आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के ठीक बाद है ये जुपिटर। ये जुपिटर के बाद जो आउटर प्लैनेट का अरेंजमेंट स्टार्ट होता है ये जुपिटर से स्टार्ट हो जाती है हमारा आउटर सोलर सिस्टम, और जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट है सभी के सभी आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ये आप देख पा रहे होंगे 4 इनर प्लैनेट के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद है जुपिटर, और जुपिटर से स्टार्ट हो जाती है आउटर सोलर सिस्टम। दूसरे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ पे जुपिटर, जुपिटर के बाद आपको सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद यहाँ पे नेपच्यून, और लास्ट में ये प्लूटो है। और प्लूटो के आसपास में ये जो शेड आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये शेड एक्चुअल में है आपका क्यूपर बेल्ट, और इसी क्यूपर बेल्ट से स्नोबॉल के रूप में, या फिर यूं कह सकते हैं कि फ्रोजन गैस और डस्ट का जो एक कंप्रेस्ड रूप है वो कभी कभी हमारे धरती या फिर हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमम जो इस एरिया से क्यूपर बेल्ट से जो भी कॉमेट सोलर सिस्टम के अंदर इंटर करती है उसकी जो डस्ट या गैस है वो
मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद वो एस्ट्रॉयड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम और इस सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो प्लैनेट दिख रहे हैं और प्लैनेट के बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाद का जो एरिया है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा कि ये क्यूपर बेल्ट है और इसी क्यूपर बेल्ट से जो शॉर्ट पीरियड का जो कॉमेट है वो हमारे कभी कभी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये इंटर कर जाती है। दूसरे पोर्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है अपना सोलर सिस्टम और इस सोलर सिस्टम के अंदर आपको उसके बाद दिखाई दे रहा होगा ये क्यूपर बेल्ट और उसके बाद फिर ये ऑट क्लाउड आपको दिख रहा होगा, ये है ऑट क्लाउड, ये ऑट क्लाउड है और इसी ऑट क्लाउड से लॉन्ग पीरियड कॉमेट जो है वो ओरिजिनेट होती है। लेकिन ये इतना दूर है कि धरती के या फिर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर इसका आना या इसका प्रवेश करना काफ़ी मुश्किल है। ये आप 2 पॉइंट यहाँ पे आप ज़रूर याद रखिएगा, ये कुपर बेल्ट और ऑट क्लाउड के बारे में। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, जिससे उनको भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सहायता मिले। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।